हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इतना है कि आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। इसमें तकरीबन हम 8 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एडसॉर्प्शन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन जो हम स्टडी करेंगे वो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, कि हम एडसॉर्प्शन के ज़रिए हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। एडसॉर्प्शन का इस्तेमाल गैस मास में है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में है, और जिन सॉल्यूशन में से हमने कलरिंग मैटर्स को रिमूव करना हो वहाँ पर एडसॉर्प्शन की एप्लीकेशन है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर एडसॉर्प्शन की एप्लीकेशन है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जो है एडसॉर्प्शन की एप्लीकेशन है। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस और डिहाइड्रेशन में भी जो है इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है एडसॉर्प्शन के फिनोमेना की। तो आइए हम चलते हैं एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशंस की तरफ और बारी बारी इन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। देखिए, हमारे पास दो बर्तन होंगे, दो वेसल होंगे, दो कंटेनर होंगे। एक कंटेनर में हमारे पास क्या होगा? एक कंटेनर में हमारे पास पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गैस मौजूद होगी। और दूसरे कंटेनर में हमारे पास क्या होगा? एक्टिवेटेड चारकोल होगा। और जो दूसरा कंटेनर है उसको हमने लिक्विड एयर से ठंडा किया होगा। ठीक है, इसी दूसरे कंटेनर के अंदर जो है क्या है हमारे पास, जहाँ जो चारकोल मौजूद है ये क्या काम करती है? फर्स्ट कंटेनर की गैस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट कंटेनर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इसमें एक बात और कर रहा है कि हम चारकोल की जगह हम सिलिका जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिका जेल अक्सर आपने देखी होगी, ये मुख्तलिफ़ दवाइयों में पुड़िया के सूरत में मौजूद होती है। ठीक है, और उस जो है मेडिसिन की जो डब्बी होती है उसको हम नमी से पाक रखते हैं, किसके ज़रिए? सिलिका जेल के ज़रिए। तो चारकोल के ज़रिए सिलिका जेल भी, चारकोल की जगह सिलिका जेल भी इस्तेमाल हो सकती है। जितने भी हाई प्रेशर एक वैक्यूम इक्विपमेंट्स होते हैं जैसा कि डेवर फ्लास्क है, ये बिल्कुल इसी फिनोमेना पे काम करती है। ठीक है, जो डेवर फ्लास्क है ये वैक्यूम फ्लास्क है, सेफ़ हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक लिक्विड एयर और लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड एयर की सेफ़ हैंडलिंग के लिए जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं डेवर फ्लास्क को, जो कि क्या कहलाती है? वैक्यूम फ्लास्क कहलाती है। ये असल में डबल वॉल्ड फ्लास्क होती है जिस पर सिल्वर की लाइनिंग हुई होती है। जैसा कि आपने अक्सर थर्मोस में भी देखा होगा, थर्मोस भी इसी की कंस्ट्रक्शन के तरह का होता है। तो मैं इसका प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, हमारे पास दो कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में हमारे पास जो कि डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये देखें, ये एक कंटेनर है, फ़र्ज़ कर लिया ये हमारे पास एक वेसल है, और ये हमारे पास एक दूसरा वेसल है। ठीक है, फर्स्ट वेसल में क्या होगा? हमारे पास गैसेस मौजूद होंगी, लेकिन यहाँ पार्शियल वैक्यूम होगा, मुकम्मल तौर पर गैसें यहाँ से रिमूव नहीं हुई होंगी। और दूसरे कंटेनर में क्या होगा? चारकोल मौजूद होगा, जो कि किसका काम करेगा? एड्जॉर्बेंट का काम करेगा। ठीक है, ये चारकोल क्या करेगा? ये चारकोल जितनी भी गैसें हैं जो फर्स्ट कंटेनर के अंदर मौजूद हैं उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा लेगा। ठीक है, उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा लेगा। और ये जो फर्स्ट कंटेनर है ये इसमें से गैसें मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगी, ये जाके चारकोल पे एड्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो फर्स्ट कंटेनर है यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम एड्जॉर्प्शन के थ्रू, के फिनोमेना के थ्रू हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है
कहाँ पर है, जो हमारे पास हाई वैक्यूम फ्लास्क होती हैं जैसे कि डेवर फ्लास्क है, वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है ताकि हम कुछ केमिकल्स को सेफली हैंडल कर सकें। फिर मैंने इसमें बताया कि यहाँ पर चारकोल के ज़रिए, चारकोल की जगह हम सिलिका जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन है मास्क में, गैस मास्क में। ये देखें, एक बंदे ने गैस मास्क पहना हुआ है। इस मास्क के अंदर सिलिका एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद है जो कि किसका काम करेगा? एडजॉर्बेंट का काम करेगा। ठीक है। अब इस बंदे ने सांस लेना है। अब सांस जब लेगा तो वहाँ पे पॉइजनस गैसेस भी आ सकती हैं। ठीक है। पॉइजनस गैसेस को रोकने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल होती है। इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद होगी। एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करेगी? पॉइजनस गैसेस जैसा कि कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, उनको रोक लेगी और जो फ्रेश एयर है उसको आगे जाने देगी। तो आई थिंक आपको दूसरी एप्लीकेशन समझ आ चुकी होगी कि गैस मास्क में इसका क्या इस्तेमाल है। गैस मास्क में मैंने कहा एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद होती है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करती है? ये पॉइजनस गैसेस जैसा कि कार्बन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड्स को एड्सॉर्ब करवा लेती है और जो बिल्कुल साफ़ हवा होती है सिर्फ उसी को जो है आगे भेजती है ताकि हम ब्रीथिंग का, सांस लेने का अमल जो है इजीली कर सकें। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, गैस मास्क में है। गैस मास्क में क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल मौजूद होता है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करता है? पॉइजनस गैसेस को रोक लेता है और प्योरीफाइड एयर को आगे जाने देता है ताकि सांस के अमल में हमें आसानी रहे। फिर आते हैं हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन की तरफ जो कि क्या है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक मिक्सचर होता है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जिसको हम सेपरेट आउट करा सकते हैं थ्रू सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन। इसमें होता क्या है? इसमें एक ट्यूब होती है। ठीक है। ट्यूब में क्या काम करते हो? हमारे पास एक मिक्सचर होता है, जिस मिक्सचर से हमने कंपोनेंट्स को अलग करना होता है, उसी को हम एक सॉल्वेंट में हल कर देते हैं जैसा कि हेक्सेन। तो मैंने ये कहा मेरे पास एक मिक्सचर होगा जिसमें कंपोनेंट्स मौजूद होंगे ए बी सी। ठीक है। उनको हमने एक दूसरे से अलग करना है। ठीक है। उनके कलर्स की बुनियाद पर उसी जो है मिक्सचर को हमने हेक्सेन सॉल्वेंट में, एक मुनासिब सॉल्वेंट में हमने उसको डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है। फिर क्या होगा? इस मिक्सचर और सॉल्वेंट को हम एक जो है ट्यूब में जो है उंडेल देंगे और उस ट्यूब में एड्जॉर्बेंट पहले से मौजूद होगा। ठीक है। वो एड्जॉर्बेंट वो कह रहा है एलुमिना का होगा। तो क्या होगा? जैसे ही ये मिक्सचर और सॉल्वेंट क्या करेगा, उस ट्यूब में से पास करेगा जिस ट्यूब में पहले से एड्जॉर्बेंट मौजूद है, वो एड्जॉर्बेंट क्या काम करेगा? सेपरेशन का काम करेगा। तो मिक्सचर का जो कंपोनेंट जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा वो टॉप पे एक लेयर बना देगा, टॉप पे एक बैंड बना देगा और अलग हो जाएगा, और जो बाद में एड्जॉर्ब होगा वो जो है नीचे जो है अपना एक बैंड बना देगा और सेपरेट हो जाएगा, एक लेयर बना देगा। फिर कहता है कि जी आपने क्या काम करना है, ट्यूब में से मज़ीद सॉल्वेंट को पास करना है जिससे क्या होगा, ये कंपोनेंट्स बारी बारी नीचे से हम एक रिसीविंग फ्लास्क से में जो है कलेक्ट करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट कलर्स। तो मैं इसको भी आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में क्या है इसका एप्लीकेशन के हम मिक्सचर कंपोनेंट्स को अलग करा सकते हैं थ्रू एड्जॉर्प्शन। ठीक है। होता क्या है, हमारे पास एक ट्यूब होती है, ये हमारे पास एक ट्यूब है। ठीक है। जिसमें पहले से एड्जॉर्बेंट मौजूद है। ये फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास एलुमिना का एड्जॉर्बेंट मौजूद है। ठीक है। मैंने यह काम करना है, यहाँ से मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट जो कि एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हुए हुए हैं उनको मैंने यहाँ इस ट्यूब में से पास करना है। जैसे ही मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट इस ट्यूब में से पास करेंगे जिसमें क्या मौजूद है, एड्जॉर्बेंट मौजूद है,
वो क्या काम करेगा, मिक्सचर कंपोनेंट्स को अलग करवा लेगा। ठीक है, फर्स्ट के लिए मेरे पास 3 कंपोनेंट्स थे। जो कंपोनेंट जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा वो सबसे ऊपर जो है एक लेयर बना देगा, ठीक है, एक बैंड बना देगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो कंपोनेंट देर से एड्जॉर्ब होगा वो एक जो है नीचे एक लेयर बना देगा, बैंड बना देगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा तीसरा कंपोनेंट भी जो है वो एक बैंड बना देगा और सेपरेट आउट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। इन दी एंड आप इसमें से फिर जो है क्या काम करेंगे, सॉल्वेंट पास करेंगे। ठीक है, जब सॉल्वेंट पास करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास क्या था। मैंने फिर से इसमें से सॉल्वेंट पास किया, फिर से इसमें से सॉल्वेंट पास किया, तो ये कंपोनेंट्स बारी बारी जो है एक दूसरे से रिसीविंग फ्लास्क में जो है हम डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर्स डिफरेंस हम एक रिसीविंग फ्लास्क में जो है इनको कोलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि हम एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना को यूज़ करते हुए क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिसमें हम मिक्सचर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इसकी फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ। और फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, फोर्थ एप्लीकेशन है कि हमने कलरिंग इम्प्योरिटीज़ को जो है रिमूव करना है। देखें, आपने केन शुगर देखा होगा, गन्ना देखा होगा, जब हम उसका जूस निकालते हैं तो उसमें एक कलर आ रहा होता है। ठीक है, उस कलर को रिमूव करने के लिए भी जो है हमारे पास एनिमल चारकोल इस्तेमाल होती है। एनिमल चारकोल क्या होती है, जो कि जानवरों की हड्डियों से इस्तेमाल होती है। जानवरों की हड्डियों को जला कर इस्तेमाल जो हमें मतलब जो कोयला हमें हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल चारकोल। मतलब ये है कि आपने जानवरों की हड्डियों को कैल्साइन करना है, हीटअप करना है। उसको जलाने से जो भी हमें कोयला हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या काम करता है, हमारे पास सॉल्यूशन में जितने भी कलरिंग इम्प्योरिटीज़ हैं, कलरिंग मैटर्स हैं, उनको जो है एड्जॉर्ब करवा लेती है, उनको अपने साथ अटैच कर लेती है और हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, ये कलर से पाक हो जाता है और कलरिंग इम्प्योरिटीज़ जो है वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ पा रहे हो तो ये इस तरीके से है। ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है एनिमल चारकोल, ये क्या है, एनिमल चारकोल। ठीक है, मैं इसके साथ सॉल्यूशन का कॉन्टैक्ट करवाऊँगा। जब सॉल्यूशन का कॉन्टैक्ट करवाऊँगा मतलब केन शुगर के सॉल्यूशन का, गन्ने के जूस का मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट कराऊँगा, तो गन्ने का सॉल्यूशन में जो कलरिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या काम करेंगी, वो इस एक्टिव एनिमल चारकोल पर जाके एड्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगी और हमारा सॉल्यूशन जो है वो कलर से पाक हो जाएगा। फिर हम आते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन की तरफ, जो कि क्या है, फिर हमारे पास आ रही है फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, फिफ्थ एप्लीकेशन में है हमारे पास कि हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जो कि इंडिकेटर्स का काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि एओजिन है। एओजिन क्या है, एक रेड फ्लोरिसेंट जो है हमारे पास इंडिकेटर है, कलर है। ठीक है, तो कुछ कलर्स हैं जो इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एओजिन। एओजिन ज़्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन में हम जो है फ्लास्क में मौजूद जो है जो सॉल्यूशन है उसका हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ का एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं इस फ्लास्क में।
प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो कि कहाँ सेपरेट हो रहे होते हैं? सस्पेंशन या सोल्यूशन में से सेपरेट हो रहे होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि मुख्तलिफ़ इंडिकेटर्स भी जो हैं, मुख्तलिफ़ हमारे पास कलर्स भी जो हैं वो इंडिकेटर्स का काम करते हैं, ख़ास तौर पे एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स का, ठीक है, जैसा कि एओजन, ठीक है। एओजन का इस्तेमाल कहाँ पे है? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल है, ठीक है, जहाँ पे हम पोटाशियम ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सैंपल यहाँ मौजूद होता है उसकी हम स्ट्रेंथ मालूम कर रहे होते हैं, उसकी हम स्ट्रेंथ मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आपको फिफ्थ एप्लीकेशन का भी आइडिया हो चुका होगा। प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इस फ्लास्क में प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। फिर हम आते हैं सिक्स्थ एप्लीकेशन की तरफ कि हमारे पास अर्थ में कुछ इम्प्योरिटीज़ अर्थी पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि सिलिका, जैसा कि हमारे पास मिट्टी है, समझें, रेत है, गारा वगैरह है। इसके साथ कुछ जो है हल्के ग्रेड की ओर्स मौजूद होती हैं, जैसा कि लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर के सल्फाइड्स। तो हमने अर्थी इम्प्योरिटीज़ में से इन ओर्स को अलग करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं? उसके लिए हम इन ओर्स को, इस पूरी ओर को जिसमें अर्थी इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं, उसको पहले हम पाइन ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, फिर हम उसको एजिटेट करते हैं, हिलाते हैं, और साथ ही वाटर की मिक्सिंग करते हैं, जिसमें क्या मौजूद होता है? सर्फ मौजूद होता है। सर्फ क्या काम करता है? सर्फ जो है एयर बबल्स को स्टेबलाइज़ करने, उसको रिमूव करने में मदद देता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता ये है, जो हमने पाइन ऑयल डाला है, पाइन ऑयल क्या काम करेगा? पाइन ऑयल ये काम करेगा कि वो जो हमारे पास लो ग्रेड सल्फाइड ऑर्स हैं, जैसा कि ये PbS है, ZnS है, Cu2S है, इनको अपने साथ अटैच कर लेगा एड्जॉर्प्शन के अमल के ज़रिए, एड्जॉर्प्शन के अमल के ज़रिए, ठीक है। एड्जॉर्प्शन के अमल के ज़रिए इनको अलग अपने साथ अटैच कर लेगा और ऊपर ले आएगा, एक लेयर बना देगा। जबकि अर्थ की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसे हम कहते हैं गैंग, जिसमें रेत गारा वगैरह जाता है, वो नीचे बैठ जाती हैं। तो आई थिंक इस प्रोसेस का भी आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। मेरा मकसद ये है कि मैंने मिट्टी, गारा, रेत में से सल्फाइड्स की ओर्स को अलग करवाना है, ठीक है। उसके लिए क्या काम करूँगा? सबसे पहले मैं इनको मिक्स करूँगा पाइन ऑयल के साथ, फिर मैं इसको एजिटेट करूँगा, हिलाऊँगा, और साथ ही वाटर मिक्स कर दूँगा, जिसमें क्या मौजूद होगा? सर्फ मौजूद होगा, जो कि क्या काम करेगा? एयर बबल्स को स्टेबलाइज़ करेगा, रिमूव करने में मदद देगा, ठीक है। जो हमारे पास एड्जॉर्ब ये जो ऑयल होगा, ऑयल क्या काम करेगा? ये जो सल्फाइड्स की ओर्स हैं, सल्फाइड्स की ओर्स को अपने साथ अटैच कर लेगा एड्जॉर्प्शन के अमल के ज़रिए, और इनको ऊपर ले आएगा एक तह की सूरत में, एक तह की सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास मिट्टी, रेत, गारा वगैरह है, वो जो है क्या हो जाएंगे? गैंग की सूरत में नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से अर्थ की इम्प्योरिटीज़ से हम सल्फाइड की ओर्स को एक दूसरे से अलग कर लेंगे। फिर हमारे पास आती है इसकी सेकंड लास्ट एप्लीकेशन, जो कि क्या है? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है? देखें, इसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की जो फेस होती है वो मुख्तलिफ होती है। हो सकता है मेरे पास रिएक्टेंट से लिक्विड या गैस हालत में हो और कैटालिस्ट हमारा सॉलिड हालत में हो, तो फेस में फ़र्क होगा। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जो हैं ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं कैटालिस्ट की सरफेस पर, वहाँ पे जाके एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, डीकम्पोज होते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी प्रोडक्ट को हम कैटालिस्ट की सरफेस से अलग करवा लेते हैं। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये एक रिएक्टेंट था, ठीक है। ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लिए
फ़र्ज़ कर लें आप, मेरे पास ये है, मेरे पास एक कैटलिस्ट था, ये मेरे पास एक कैटलिस्ट था। इस कैटलिस्ट पे जाके मेरे रिएक्टेंट्स जो हैं एडज़ॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडज़ॉर्ब। ठीक है, जब ये वहाँ जाके एडज़ॉर्ब होंगे, जब ये वहाँ जाके एडज़ॉर्ब हो जाएंगे, जाके चिपक जाएंगे, वहाँ पे जाके एक कम्प्लेक्स बनाएंगे। कम्प्लेक्स बनाने के बाद यहाँ पे एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने की वजह से प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को हम जो है वहाँ से अलग करवा लेंगे कैटलिस्ट की सरफेस से। ठीक है, फिर हम आते हैं इसकी लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। लास्ट एप्लीकेशन में क्या है, हमारे पास डिहाइड्रेशन का अमल है। देखिए, मुख्तलिफ़ गैसें होती हैं जिसमें क्या होता है, नमी मौजूद होती है। उस नमी को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, एलुमिना या फिर सिलिका जेल इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये देखें, सिलिका जेल एंड एलुमिना आर यूज़ एज ड्राइंग एजेंट। मुख्तलिफ़ गैसों में नमी होगी, उस नमी को जो है रिमूव करने के लिए सिलिका जेल और एलुमिना एज एडसॉर्बेंट इस्तेमाल होंगे और नमी को अपने साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, और हमारी गैसें जो हैं नमी से पाक हो जाएंगी। मैनी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर डिहाइड्रेटेड। बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें से हम नमी को रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू, सिलिका जेल और एलुमिना के थ्रू, जो कि क्या है, एडसॉर्बेंट हैं, जो को नमी को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। सिलिका जेल के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारी दवाइयों में भी अक्सर मौजूद होती है, पुड़िया में, और हमारी दवाइयों को, हमारी टैबलेट्स को, मेडिसिन को जो है ये क्या काम करती हैं, ये नमी से पाक रखती हैं। तो आई थिंक आपको ये 8 की 8 एप्लीकेशन समझ आ चुकी होंगी, जिसको मैं एक मरतबा आपके सामने दोबारा रिकॉल करा देता हूँ कि हम जहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करना हो वहाँ पर एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन है, जहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरीके से गैस मास्क, जहाँ पे हमने एयर को प्योरीफाई करना हो, वहाँ पे भी जो है एक्टिवेटेड चारकोल एज एन एडजॉर्बेंट इस्तेमाल होता है और हमारी एयर जो है इम्प्योरिटी से पाक हो जाती है, पॉइजनस गैस से पाक हो जाती है। इसी तरीके से हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस भी इसी के थ्रू कर सकते हैं। मिक्सचर कंपोनेंट्स को एक एडजॉर्बेंट एलुमिना के थ्रू, ठीक है, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था कि केन शुगर है, उसका जो जूस होता है उसमें कलर आ रहा होता है, उस कलर को रिमूव करने के लिए जो है हम बोन चारकोल इस्तेमाल होते हैं। बोन चारकोल कलरिंग मैटर को अपने साथ एडजॉर्ब कर लेती है और हमारा सोल्यूशन जो है कलर से मतलब कलरिंग इम्प्योरिटी से पाक हो जाता है। इस तरीके से मैंने बताया कि टाइट्रेशन के प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद देता है और इसके अलावा ये थ्रू कलर चेंज हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट के बारे में हमें बताता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं जो कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस तरह फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में इसका एप्लीकेशन है, जहाँ पे क्या होता है कि हम अर्थ सी इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें से सल्फ़ाइड की ओर्स को अलग करवा लेते हैं। ठीक है, पाइन ऑयल वहाँ पर इस्तेमाल होता है। पाइन ऑयल क्या काम करता है, जो सल्फ़ाइड ओर्स हैं उनको अपने साथ अटैच करके ऊपर ले आता है और अर्थी इम्प्योरिटीज़ गैंग की सूरत में नीचे बैठ जाती हैं। फिर हमारे पास आखिरी सेकंड लास्ट एप्लीकेशन थी, वो क्या थी? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट पे जाके एडसॉर्ब होते हैं, वहाँ जाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, डीकम्पोज होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट्स को हम कैटलिस्ट की सरफेस से रिमूव करवा देते हैं। फिर इसमें आता है सबसे आखिरी एप्लीकेशन, जिसमें क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन में ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ गैसें हैं, जैसा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
इसमें मॉइस्चर आ रहा होता है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या काम करते हैं, सिलिका जेल एलुमिना को जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि एड्जॉर्बेंट का काम करता है, नमी को अपने साथ अटैच कर लेता है और हमारी गैसेस नमी से पाक हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको एड्जॉर्प्शन की सारी एप्लीकेशन समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।